इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है पॉपुलेशन। और यह है वीडियो नंबर 3 चैप्टर का। इसके पहले 2 वीडियोस के मैंने इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां पर पिछले वीडियो का लिंक है और इसके साथ ही वहां पर प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है, जिससे आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एज कंपोजिशन। तो देखिए, हमने चैप्टर को जब शुरू किया था, उसमें हमने बात की थी कि पॉपुलेशन से रिलेटेड 3 तरीके की जानकारी को हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले वीडियो में हमने पढ़ा पॉपुलेशन के साइज को और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को। सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा पॉपुलेशन के ग्रोथ को और पॉपुलेशन चेंज के प्रोसेसेस को। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, यानी थर्ड वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन के क्वालिटीज़ को या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो आइए हम इसमें सबसे पहला जो फीचर है पॉपुलेशन का या फिर जो क्वालिटी है, उसको हम देख लेते हैं, और वो है हमारा एज कंपोजिशन। एज कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? एज कंपोजिशन का सिंपल मतलब ये होता है कि किसी भी एक खास देश में या फिर किसी भी एक खास रीजन में जो अलग अलग एज ग्रुप है, उसके कितने लोग हैं, यानी 10 साल से नीचे उम्र के कितने बच्चे हैं, या फिर 10 साल से 50 साल के उम्र के कितने लोग हैं, या फिर 50 साल से ऊपर के कितने लोग हैं। तो ये अलग अलग एज ग्रुप बनाए गए हैं सरकार द्वारा, जिनको एक तरीके से नापा जाता है या फिर हम कह सकते हैं गिना जाता है, ताकि जो एक तरीके से देश का विकास है या फिर जो नीति सरकार बनाए, उसमें ये चीज़ हेल्प कर सके। तो देखिए, एज कंपोजिशन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो एज कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेफिनेशन दिया गया है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, द एज कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ कंट्री। यानी किसी भी एक खास देश में अलग अलग एज ग्रुप के कितने लोग हैं, इसकी संख्या को हम एज कंपोजिशन कहते हैं। तो देखिए, ये काफ़ी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर फीचर है पॉपुलेशन का। और ये जो चीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम किसी भी व्यक्ति की बात करें तो उसका उसका एज कितना है, यानी उसकी उम्र कितनी है, ये काफ़ी ज़्यादा तय करती है कि वो क्या, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या वो खरीदेगा और वो क्या काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर लें, कोई 8 साल का बच्चा है, तो 8 साल के बच्चे को क्या ज़रूरत होगी, तो वो जाएगा कोई खिलौना खरीदेगा या फिर उसको पढ़ने के लिए किताब चाहिए होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि हम उससे जाकर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करा सकते हैं या फिर कोई काम करा सकते हैं, तो नहीं, वो वहाँ पर उस तरीके के काम को नहीं कर सकता है। उसी तरीके से अगर हम देखें, कोई अगर 30 साल की उम्र का कोई व्यक्ति है, तो क्या उसे खिलौने की ज़रूरत है? नहीं। क्या उसे किताबों की ज़रूरत है पढ़ने के लिए? नहीं। वो शौक से चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन वो स्कूल नहीं जाता है। और वो चाहे तो कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकता है, ऑफिस में काम कर सकता है और भी दूसरे काम कर सकता है। तो इस तरीके से हम ये समझते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति है, उसका एज बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि उसकी ज़रूरत क्या है, वो क्या खरीद सकता है और उसको क्या खरीदना है, और इसके साथ ही उसके काम करने की कैपेसिटी कितनी है, यानी उससे हम कितना काम ले सकते हैं, सरकार कितना काम ले सकती है। तो इसलिए जो नंबर है या फिर जो परसेंटेज है पॉपुलेशन का, चाहे वो आपका चिल्ड्रन में आ जाए या फिर वर्किंग एज में आ जाए या फिर जो आपके बूढ़े लोग हैं, जो एज ग्रुप है उसमें आ जाए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ये जो एज ग्रुप है कि किस एज ग्रुप में कितने लोग हैं, ये डिसाइड करता है कि जो कंट्री है, यानी जो जनसंख्या पूरी जो कंट्री है, उसका सोशल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए वर्किंग एज में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हैं, तो लोग जो है वो आसानी से काम करने पाएंगे, ज़्यादा जो देश है वो ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। लेकिन मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं या फिर बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, जिनको की हेल्प की ज़रूरत है, जिनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से दूसरे लोगों द्वारा हेल्प की ज़रूरत है या सरकार द्वारा हेल्प की ज़रूरत है, तो काम करने वाले लोगों की संख्या जो है वो कम हो जाएगी। तो ऐसा जो है, ऐसा प्रॉब्लम आपको कई सारे कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा। जैसे कि आप जापान में जाएँ तो वहाँ पर जो एज है, एक तरीके से मीडियन एज जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो देखिए, इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया है 3 ब्रॉड कैटेगरीज में, यानी कि पॉपुलेशन को हम मेनली 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला तो हो गया बच्चे यानी चिल्ड्रन, जिनको कि 15 साल से नीचे के जितने भी बच्चे हैं उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है, और 15 साल से ऊपर जो है उसको फिर इसके ऊपर वाले कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन को इस अलग कैटेगरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं, इनसे आप कोई काम नहीं ले सकते, कोई काम नहीं करवा सकते, और इनको अलग से आपको हेल्प करना होगा, आपको फूड प्रोवाइड करना होगा, कपड़े प्रोवाइड करने होंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा, और इसके साथ ही मेडिकल केयर प्रोवाइड करना होगा, सभी तरीके के हेल्प आपको प्रोवाइड करने होंगे। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि इंडिया का जो एज स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो एडल्ट 58% है, एज जो है एज्ड वो 66.9% है, और चिल्ड्रन जो है वो 34.4% है। तो यहाँ पर सिंपली ग्राफ के जरिए इस चीज़ को दिखाया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है वर्किंग एज ग्रुप, वो है एज ग्रुप आ जाता है, वो है वर्किंग एज, और ये एज होता है आपका 15 से 59 ईयर्स तक, यानी 15 से 59 ईयर्स तक। और ये जो एज ग्रुप है, यानी इस एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं, उनसे आप काम करवा सकते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्क हो, फैक्ट्री में काम करना
हो या फिर किसी भी तरीके का काम वो कर सकते हैं। और वो जो है, ये जो एज ग्रुप है ये बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव होती है। इसका मतलब ये अपने पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और इनको जनरली वर्किंग एज में रखा जाता है क्योंकि इनसे हम काम ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड कैटेगरी, वो है हमारा एज्ड, जो कि है 59 ईयर्स से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। तो देखिए ये जो लोग हैं जिनकी उम्र 59 ईयर्स से ज़्यादा हो चुकी है, इनको जनरली माना जाता है कि ये रिटायर कर चुके हैं, और इनको एक तरीके से हम कहें कि ये अपने मर्जी से चाहे तो काम करें, लेकिन ये इनको सरकार या फिर आप या फिर कोई भी कंपनी जॉब में नहीं रख सकती है, या फिर रख सकती है लेकिन ये अपनी मर्जी से चाहे तो काम करें, लेकिन इसको सरकार द्वारा कहा गया कि आप इतनी उम्र में रिटायर कर जाएगा या फिर काम करना आप एक तरीके से आप प्रोडक्टिव उतने नहीं हैं जितने आप पहले हुआ करते थे। इनको अलग कैटेगरी में रखा गया है। और देखिए जो परसेंटेज है चिल्ड्रन और एज का, उसको उनको एक तरीके से डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहा जाता है, कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खर्चे चलाने के लिए या फिर अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और भी सभी चीज़ों के लिए। तो इस वजह से जो डिपेंडेंसी रेशियो है वही डिपेंडेंसी रेशियो सिंपली यही होता है कि कितने लोग डिपेंडेंट हैं जो कि खुद से अपना काम नहीं कर सकते या फिर जिनको हेल्प की ज़रूरत है दूसरों की, तो यही होता है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट फीचर आ जाता है, वो है हमारा सेक्स रेशियो। तो देखिए सेक्स रेशियो क्या है। सेक्स रेशियो सिंपल इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है। सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी संख्या, इसी को हम सिंपली सेक्स रेशियो कहते हैं। तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर है, जिससे कि हम एक तरीके से क्वालिटी इक्वालिटी को मेजर कर सकते हैं मेल्स और फीमेल्स के बीच में। तो देखिए अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो हमारे कंट्री में जो सेक्स रेशियो है वो हमेशा फीमेल्स के लिए अनफेवरेबल रही है, यानी कि जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी कम रहा है। तो यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है और यहाँ पर आपसे कहा गया कि फाइंड आउट व्हाई दिस इज सो, यानी ऐसा क्यों है ये आपको फाइंड करना है। तो अगर हम देखें सेक्स रेशियो को तो वो 1951 में 1000 मेल्स पर 946 महिलाएं थी, यानी फीमेल्स थी, और ये हमारा धीरे धीरे कम ही होता गया है। तो ऐसा क्यों है, इस चीज़ को आपको फाइंड करना है और आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डू यू नो में लिखा गया कि केरला जो है उसका जो सेक्स रेशियो है वो सबसे हाई है इंडिया में 1058 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, पौंडीचेरी में 1001 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, और इसके कंपैरिजन में दिल्ली का देखें तो 821 और हरियाणा का देखें तो 861 यहाँ पर बताया गया। तो ऐसा क्यों है ये आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट जाएं तो नेक्स्ट हमारा फीचर आ जाता है वो है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है? तो लिटरेसी रेट जानने से पहले सबसे पहला वर्ड आ जाता है लिटरेसी। लिटरेसी क्या होता है? तो लिटरेसी का सिंपल हिंदी मतलब होता है साक्षर या फिर साक्षरता। तो इसका मतलब ये होता है कि कितने लोग हैं जो पढ़ सकते हैं या फिर कितने लोग हैं जो एक तरीके से पढ़ सकते हैं। और इंडिया का डेफिनेशन अगर हम बात करें तो इंडिया में डेफिनेशन सिंपली ये रखा गया है सेंसस 2001 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो कि 7 साल का है या फिर 7 साल से ऊपर का है, जो कि किसी भी लैंग्वेज में लिख सकता है और पढ़ सकता है या फिर अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको लिटरेट की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर लिटरेसी होना क्यों ज़रूरी है, लिटरेसी रेट हाई होना क्यों ज़रूरी है, और लोगों को पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए ये जो चीज़ है लिटरेसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि कोई भी व्यक्ति जो जिसको जानकारी है या फिर एजुकेशन है, जो कि किसी भी जनसंख्या में रह रहा है, किसी भी देश में रह रहा है, तो वही व्यक्ति होगा जो इंटेलिजेंट चॉइसेस कर सकता है, यानी सोच समझकर चॉइसेस कर सकता है, या फिर जो रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, काम है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और इसके साथ ही जो लो लेवल लिटरेसी है वो एक तरीके से सीरियस ऑब्स्टिकल है या फिर एक तरीके का रुकावट है इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट के में या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो देखिए देश को अगर विकास करना है तो उसके लिए जो लिटरेसी रेट है उसका हाई होना और लोगों का पढ़ना लिखना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो लिटरेसी लेवल है वो धीरे धीरे राइज कर रहा है और लगातार राइज ही कर रहा है। और लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो 2001 सेंसस के अनुसार इंडिया की लिटरेसी रेट अराउंड 64.84% थी, और इसमें हमारा 75.26% मेल्स के लिए, 53.67% फीमेल्स के लिए। और अगर हम आज की बात करें तो आज ये जो डाटा है ये करीब 74 या 75% हो चुकी है। तो धीरे धीरे जो लिटरेसी रेट है वो इंडिया में काफ़ी इंप्रूव कर रहा है। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट फीचर पॉपुलेशन का, वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है द परसेंट ऑफ पॉपुलेशन दैट इज इकोनॉमिकल एक्टिव इज एन इंपॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए किसी भी जनसंख्या का यानी किसी भी देश का कितनी प्रतिशत आबादी इकोनॉमिकली एक्टिव है, यानी किसी भी तरीके का जॉब कर रही है, किसी भी तरीके का काम कर रही है, ये एक तरीके का इंडेक्स होता है। ये एक तरीके से बताता है कि जो डेवलपमेंट है वो कितनी तेज़ी से हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है। और अगर हम एक तरीके से बात करें जो पॉपुलेशन है, वर्किंग पॉपुलेशन, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको अगर हम डिफरेंट काम के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसी को सिंपली हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। और अगर हम बात करें तो अगर हम किसी भी देश में अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो ऑक्यूपेशन है वो बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऑक्यूपेशंस को जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड
किया जाता है, 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। पहला आपका प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शियरी। तो आइए इन तीनों को हम एक तरीके से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला आ जाता है हमारा प्राइमरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी जो है उसमें हमारा एग्रीकल्चर आ जाता है, एनिमल हस्बेंड्री आ जाता है, फॉरेस्ट्री आ जाता है, फिशिंग, माइनिंग और क्वेरी। तो इस तरीके के जो जॉब्स हैं उनको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ में रखते हैं या फिर प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़। तो इसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ जाता है, बिल्डिंग आ जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क आ जाता है। और इसके बाद आ जाता है हमारा टर्शियरी एक्टिविटी। इसमें हमारा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। तो मेनली 3 तरीके के लोग काम करते हैं, प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी। तो इसमें से किसी में भी हो सकता है कि आपके फादर या फिर फैमिली में से कोई जॉब कर रहा हो। तो देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज वेरीज इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें जो पॉपुलेशन का हिस्सा है जो आपको काम कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, उसका जो परसेंट है वो आपको वेरी करेगा। हो सकता है कि किसी देश में जो पॉपुलेशन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपको प्राइमरी सेक्टर में काम करता है और किसी देश में हो सकता है कि आपको सेकेंडरी सेक्टर में काम करता है। लेकिन अगर हम एक जनरल पैटर्न देखें तो जनरल पैटर्न आपको ये देखने को मिलेगा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको मेनली जो पॉपुलेशन है वो आपको सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में काम करता है। लेकिन जो आपका डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पर मेनली आपको जो पॉपुलेशन है वो आपको प्राइमरी सेक्टर में काम करती है या फिर आपको कुछ हिस्सा उसका सेकेंडरी और टर्शियरी में काम करता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो 64% आबादी है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। और ये जो डाटा है ये आपको करीब 2001 का है, अभी लेटेस्ट में करीब 52% है। और जो पॉपुलेशन का हिस्सा है जो कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में काम करता है उसकी संख्या की अगर हम बात करें तो वो है करीब 13% और 20%। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो डाटा ये 2001 का डाटा का आपकी किताब में लिखा गया है, लेटेस्ट डाटा कुछ अलग है। तो देखिए अब हमें कई तरीके के ऑक्यूपेशनल शिफ्ट देखने को मिलते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी तरफ सेक्टर की तरफ। उसका रीज़न ये है कि इंडिया में अब इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है और इस वजह से जो सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शियरी सेक्टर है वहाँ पर आपको कई सारे बहुत बड़ी संख्या में आपको नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ पॉपुलेशन के, और वो है हमारा हेल्थ। हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉपुलेशन के कंपोजिशन का। और ये जो चीज़ है हेल्थ, ये डेवलपमेंट के प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। और जो सरकार है वो कई सारे प्रोग्राम्स लाती है या फिर प्रोग्राम चलाती है ताकि जो हेल्थ कंडीशन है इंडिया के पॉपुलेशन का उसको इम्प्रूव किया जा सके। और इसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिला है, जैसे डेथ रेट जो 1951 में आपको 25 पर 1000 था वो अब कम होकर 2001 में 8.1 पर 1000 हो चुका है। और इसके साथ ही जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ के समय वो 1951 में करीब 36.7 ईयर्स थी और 2001 में ये 64.6 ईयर्स हो चुकी है। तो ये जो चीज़ है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। और ये जो इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है रिजल्ट में हेल्थ के मामले में, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि पब्लिक हेल्थ में सुधार हुआ है, इन्फेक्शियस डिजीज जो है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंट किया गया है और इसके साथ ही जो मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अप्लाई किया गया है और लोगों के बीच लाया गया है। और इसके साथ ही बहुत तरीके की सरकार द्वारा प्रोग्राम चलाए गए हैं ताकि जो हेल्थ कंडीशन है जनता का या फिर जो पॉपुलेशन का उसको सुधारा जा सके। तो देखिए जो ये अचीवमेंट, जिन अचीवमेंट्स की अगर हमने बात की ऊपर, उन अचीवमेंट्स के बावजूद जो हेल्थ सिचुएशन है इंडिया का वो बहुत बड़ा एक तरीके से प्रॉब्लम है इंडिया के लिए। और जो पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन है इंडिया का वो काफ़ी कम है रिकमेंडेड लेवल के कंपैरिजन में, यानी जितना लोगों को कैलोरी कंज्यूम करना चाहिए उससे काफ़ी कम लोग कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं। और जो माल न्यूट्रिशन है वो एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो पॉपुलेशन का है वो माल न्यूट्रिशन से प्रभावित है। और इसके साथ ही जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है और बेसिक सैनिटेशन एमिनिटीज़ हैं ये रूरल पॉपुलेशन के 1/3 को ही केवल अवेलेबल है। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको एक तरीके से सामना करने की ज़रूरत है और सही तरीके से इसको सुधारने की ज़रूरत है ताकि इंडिया जो है वो एक सही रास्ते पर चल सके। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट फीचर या फिर नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा एडोलसेंट पॉपुलेशन। तो देखिए एडोलसेंट पॉपुलेशन का हिंदी मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है किशोर जनसंख्या। और किशोरों की अगर हम बात करें तो जो इनकी उम्र होती है ये 10 से 19 साल के बीच की होती है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में ये सबसे बड़ा फीचर है इंडिया के पॉपुलेशन का कि इंडिया के पॉपुलेशन में जो एडोलसेंट पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इंडिया के पॉपुलेशन का 1/5 पॉपुलेशन जो है वो एडोलसेंट का है। और यानी कि जो बच्चे हैं या फिर जो लोग हैं जिनकी उम्र 10 से 19 साल के बीच में है। और ये जो लोग हैं या फिर ये जो पॉपुलेशन का हिस्सा है ये सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है या फिर सबसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं पूंजी है इंडिया की। और इनको एक तरीके से ग्रो करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इस उम्र में जितने भी लोग होते हैं या फिर जितने भी बच्चे होते हैं उनकी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है दूसरे बच्चों के मुकाबले या फिर एडल्ट के मुकाबले। और अगर हम बात करें पुअर न्यूट्रिशन की, तो अगर इन बच्चों को पुअर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए, इन लोगों को पुअर न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए तो इसकी वजह से कई सारे डिफिशियंसी या फिर आपको स्टंट ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो डाइट अवेलेबल
अवेलेबल है या फिर जो हम एक तरीके से खाना देते हैं या फिर जो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं वो इनएडिक्वेट है सभी मामलों में, यानी सभी न्यूट्रिएंट्स जितने भी न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत है उन सभी मामलों में कम है। और बहुत सारे जो एडोलसेंट गर्ल्स की जो संख्या है वो एनीमिया से पीड़ित है, यानी कि उनको रक्तहीनता, रक्त की कमी से वो पीड़ित होती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इस पर अभी तक उतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया है जितना इस पर दिया जाना चाहिए था। और इसके साथ ही जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनको इस प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहिए या फिर सिखाना चाहिए, और कई तरीके के अवेयरनेस फैलाए जा सकते हैं अगर हम लिटरेसी प्रोवाइड करें या फिर एजुकेशन प्रोवाइड करें बच्चों को। तो इस चीज़ के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए ये जो लोग हैं ये आसानी से इन चीज़ों को सीख सकते हैं, ये जो बच्चे इन चीज़ों को सीख सकते हैं और अपने आप को इस तरीके के प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया कि फैमिली प्लानिंग के जरिए लोगों के जीवन को और लोगों के हेल्थ को सुधारा जा सकता है। इस पूरे फैक्ट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम शुरू किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में। और ये जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम था इसके जरिए एक तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई और बताने की कोशिश की गई कि वो फैमिली प्लानिंग करें और जो एक परिवार नियोजन है उसको शुरू करें। और इसके साथ ही जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है 2000 की, वो बहुत सारे प्लान एफर्ट जो कि कई सालों से चल रही थी, सरकार द्वारा बहुत सारे प्लान कोशिश की जा रही थी, उसका ही नतीजा है जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपको 1952 का एग्जाम्पल दिया गया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस एनपीपी 2000 के बारे में बात करते हैं, यानी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के बारे में बात करते हैं। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 जो है वो एक तरीके का पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें 14 साल से कम बच्चों को फ्री और कंपलसरी स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है उसको 30 से कम लाना, यानी 30 पर 1000 से भी कम लाना, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। ये इस तरीके बहुत सारी चीज़ें किए गए। जैसे इसके बाद एग्जांपल है जो गर्ल्स का मैरिज जल्दी कम उम्र में कर दिया जाता है उसको आगे बढ़ाना, यानी डिलेड मैरिज ऑफ गर्ल्स। और इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें सरकार द्वारा की गई जिससे कि जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी बढ़ सके, यानी लोगों के जीवन का स्तर बढ़ सके, पॉपुलेशन की क्वालिटी बढ़ सके, इन सभी चीज़ों को किया जा सके। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारा एनपीपी 2000 एंड एडोलसेंट्स। जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 है उसने किशोरों को काफ़ी इंपॉर्टेंट उस पर ध्यान दिया और पॉपुलेशन का एक मेजर सेक्शन के रूप में ध्यान दिया, और इस बात को तय किया कि इन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अलावा पॉलिसी जो है वो बहुत सारे दूसरे चीज़ों पर भी ध्यान देती है, जैसे कि जो किशोर हैं उनको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाना। इसके साथ ही कई सारे प्रोग्राम्स शुरू किए गए जिसके जरिए ये कोशिश किया गया कि सोसाइटी में कई सारे चेंजेस किए जाए, जैसे कि मैरिज जो है उसको लेकर जागरूकता फैलाई जाए कि लोग जो है जितनी देर से हो सके उतनी देर से शादी करें, और यानी कि जितनी ज़्यादा उम्र में हो सके उतनी ज़्यादा उम्र में शादी करें और जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होने की कोशिश ना करें या फिर प्रेग्नेंट ना हो। और इसके साथ ही लोगों को, यानी कि जो किशोर है उनको अनप्रोटेक्टेड सेक्स के जो रिस्क है वो बताए जाएँ, और इसके साथ ही जो कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज एक्सेसिबल बनाई जाए लोगों के लिए, अफोर्डेबल बनाए जाएँ, और इसके साथ ही फूड सप्लीमेंट प्रोवाइड की जाए, न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ, और लीगल मेजर्स जो हैं उनको मजबूत किया जाए ताकि चाइल्ड मैरिज जो है उसको रोका जा सके। और देखिए अगर हम बात करें किसी देश की, तो किसी देश के लिए जो जनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, और किसी देश में जो वेल एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन है वो काफ़ी पोटेंशियल पावर प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से जो पॉपुलेशन है उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया भी जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।